Hello everyone, welcome back to today's current 360 degrees जिसमें हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। सारे मेन न्यूज़पेपर्स में जो भी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, इस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल जो भी न्यूज़ है वो हम अब कवर करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन भी आ गया है यूपीपीएससी का, तो गेट रेडी, पुल अप योर सॉक्स एंड चलिए पढ़ाई करते हैं। अब 200 सीट आई है आई गेस, कमेंट्स में बताइए। न्यू नोटिफिकेशन अभी देखा मैंने, अब तो काफ़ी मोटिवेशन फील हो रहा होगा। नोटिफिकेशन देख के फील होता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो पहला न्यूज़ है कि लाइफस्टाइल परचेसेस, ऑनलाइन गेमिंग और डाइनिंग आउट पे, यानी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसपे हमारा कोई कंपल्शन नहीं है, हमारे मन से हम करते हैं, इस पे स्पेंडिंग बढ़ रही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग खर्चा करते हैं ऑब्लिगेटरी स्पेंडिंग्स पे, मतलब जैसे कि खाना पीना हो गया, नहीं ऑब्लिगेटरी यानी जो हेल्थ एजुकेशन ये स्पेंडिंग है इनको ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे। फिर करते हैं नेसेसरी स्पेंडिंग पे, फिर करते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे किस में खर्चा करते हैं? लाइफस्टाइल परचेसेस यानी फैशन या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इन पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग पे, उसके बाद बाहर खाना खाने पे और बाहर से ऑर्डर करने में। आप देख रहे हैं कि खर्चा करने की टेंडेंसी इंडियन कंज्यूमर्स की चेंज हो रही है। अब ऑनलाइन गेमिंग की हायर एंगेजमेंट लोअर इनकम ग्रुप में है। एक्चुअली दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर इकोनॉमिस्ट, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप्स के पास पहले ही कम पैसे है, ऊपर से वो ऑनलाइन गेमिंग में उसको खर्च कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्पेंडिंग ये मेट्रोज और टीयर 1 सिटीज में हो रही है। क्यों है? रिक्रिएशनल पर्पस के लिए लोग खर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हो रहा है इनके ऊपर, लैक ऑफ टाइम फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स और स्ट्रेस रिलीफ। देखो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफी डिबेट हुई थी जब इस पे टैक्स बढ़ाया गया था और बेटिंग गेम्स को इलीगलाइज करने की भी बात चली थी। तो आप ये डेटा भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई आंसर ऐसा आएगा। अब देखिए डाइनिंग आउट पे भी खर्चा बढ़ रहा है, यानी बाहर से खाना मंगाना। अगर हमारे मॉम डैड, हमारी मम्मी के ज़माने में देखेंगे तो वो कभी बाहर से खाना नहीं मंगाती थी और बहुत रेयर होता था कि हम कभी बाहर खाना खाने जाते थे। पर अब तो हर फैमिली में काफ़ी कॉमन हो गया है कि बाहर खाना खाने जाना और पैसे खर्च करना। तो ये सब डेमोग्राफिक चेंजेस दिखाता है। देखिए डिलीवरी एप्स का भी एक्सपेंशन हो गया है और ये सोशल एक्टिविटी हो गई है। ट्रैवल रिलेटेड भी स्पेंडिंग्स बढ़ी है। अब क्वेश्चन यही है कि एनालाइज द की फैक्टर्स ड्राइविंग द शिफ्ट एंड इट्स इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू कैन ट्राई स्ट्रक्चरिंग इन योर हेड, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसको बढ़ाने की बात चल रही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई की एक ब्रांच है, आरबीआई का एक सब्सिडरी है। अब ये करते क्या है? जो स्मॉल डिपॉजिटर्स है उनको, उनकी सेविंग्स को बचाते हैं। सारी कमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इंक्लूडेड नहीं होती है। तो दैट इज अ पॉइंट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। अब गवर्नमेंट कंसिडर क्या कर रही है? जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, मतलब अगर मेरे 5 लाख रुपए किसी बैंक में रखा है तो वो सेफ है, उसका इंश्योरेंस आरबीआई ने निकाल रखा है। पर अगर मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रखूंगी तो उसमें से सिर्फ 5 लाख सेफ है, 5 लाख अनसेफ है। कल को कभी बैंक डूब गई तो मेरे 5 लाख तो मुझे मिलेंगे बट ये 5 लाख नहीं मिलेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस की भी एक लिमिट है एंड इट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन कि ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए। अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ भी आरबीआई ने एक्शन लिया है, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है? देखो 5 लाख पर डिपॉजिट पर बैंक, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को कवर करता है। अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्लेम 45 डेज के अंदर आना चाहिए, पेमेंट 90 डेज के अंदर हो जाएगी। ये डीआईजीसी एक्ट के अंदर फंक्शन करता है। सबसे पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस 1962 में आया था, जबकि सिर्फ 1,500 पर डिपॉजिटर इसका लिमिट था। अब लेटेस्ट ये जो 5 लाख हुआ है ये 2020 में हुआ था और ऑलमोस्ट 2000 बैंक इसमें कवर्ड है। इंडिया का जो इंश्योरेंस है बैंकिंग का वो ऑलमोस्ट 90
98% है, जबकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड 80% है। मतलब हम क्या देख सकते हैं, इंडिया के मेजोरिटी ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो लो वैल्यू डिपॉजिट्स है, 5 लाख से अंदर ही है ना 98%, इसीलिए वो सारे कवर्ड है। अब इसको बढ़ाने की क्यों बात की जा रही है, इसलिए क्योंकि ग्रोथ हो रही है बैंक में, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बहुत हो रहा है और इनकम लेवल इंक्रीज हो रही है। आजकल बस 5 लाख नहीं होते, ऑन एन एवरेज लोगों के अकाउंट में काफी रुपए होते हैं, इसीलिए उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इंक्रीज से क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा डिपॉजिटर्स का, ग्रेटर प्रोटेक्शन मिलेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी ये लोग प्रमोट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंडिया यूएसए के टैरिफ ट्रबल्स के। इंडिया के टैरिफ बहुत ज्यादा है, टैरिफ यानी इंपोर्टेड गुड्स पे लगने वाला टैक्स। इंडिया की टैरिफ बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 17% एवरेज है, जबकि यूएसए का सिर्फ 3.3% है। और जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, दे वांट कि कॉम्पिटिटिव टैरिफ हो, हमारे गुड्स को बहुत ज्यादा टैरिफ फेस ना करना पड़े, इसीलिए इंडिया से भी बात की जा रही है कि हम अपने टैरिफ कम करें। देखिए इंडिया के टैरिफ 17% है, जबकि बाकी कंट्रीज ब्राजील के 11, चाइना के 7, रशिया के 6.6, ईयू के 5, सबके कम है, बट हमारे बहुत ज्यादा टैरिफ्स हैं। अब रीजंस क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शनिज्म। देखिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, लोग कैपिटलिस्ट फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेते हैं बहुत सारा, पर हमारे तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैसे कम्पीट कर पाएंगे उनसे, इसीलिए हमारे टैरिफ्स हाई रखे गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट 30% तक हमारे एग्रीकल्चरल टैरिफ जाते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है हमारा एग्रीकल्चर में, सिर्फ 6% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट हम कर पाते हैं एग्रीकल्चर में। और सब्सिडीज, यूएसए हेवीली सब्सिडाइज करता है खुद के एग्रीकल्चर को, तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम सब्सिडाइज कर दे, तो वी आर प्रोटेक्टिंग देम थ्रू टैरिफ्स। अब हाईएस्ट टैरिफ कौन से सेक्टर में है, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड बेवरेजेस, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैरिफ है। अब यूएस का क्या प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। ये कह रहे आप इतने हाई टैरिफ रखेंगे, हम क्यों आपको लो टैरिफ में इंपोर्ट करें आपके गुड्स, हम भी नहीं करेंगे। और इंडिया का जो ग्रोइंग सरप्लस है यूएस के साथ, उसको भी वो लोग कम करना चाहते हैं। अब इंडिया ने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे जैसे बोर्बन विस्की पे कम किया है टैरिफ। यूएस इज ट्राइंग टू पुश इंडिया की और भी टैरिफ्स कम कीजिए, पर इंडिया एग्रीकल्चर टैरिफ्स कम नहीं कर पाएगा। ओके, बिकॉज हमको हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को यूएस के सब्सिडाइज एग्रीकल्चर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज द हाईएस्ट एवरेज इंपोर्ट टैरिफ अमंग ऑल ब्रिक नेशन, यूएस levies higher tariffs on non-agricultural products than India, India's agricultural tariffs have consistently been lower than non-agricultural tariffs। अब ये तो गलत है भाई, ये सही है। अब देखते हैं 3 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है। अब हम 1 और 2 में आ गए हैं। यूएस levies higher tariffs और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, नहीं, इंडिया के तो हमेशा ही टैरिफ सारे हाई होंगे, तो आंसर 1 बचा। समझ गए। अब नेक्स्ट न्यूज है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया का कम होते हुए दिख रहा है, डिप दिख रही है। देखिए ओवरऑल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 6.4। जेंडर वाइज भी देख सकते हैं, फीमेल्स का हायर है मेल्स से, बिकॉज फीमेल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट जॉब्स। और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी का है तो हिमाचल प्रदेश का है, और लोएस्ट है तो गुजरात का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओवरऑल देख लीजिए 39.6 है लेडीज का, 41% भी गया था, अब 39.6 हो गया है कई साल। और लोएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर है तो बिहार में है। ओवरऑल स्टेट में भी बिहार है और फीमेल में भी बिहार है। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड लोग रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयज में आते हैं, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड और उसके बाद कैजुअल लेबर्स। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में मैक्सिमम लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर एग्रीकल्चर। अब और एक न्यूज है यहाँ पे, जो हमारे 3 न्यू लॉज है, क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता वाले, उनको जम्मू कश्मीर में एज अर्ली एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करने की बात हमारे होम मिनिस्टर ने की है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रायल इन एब्सटेंशिया। ट्रायल इन एब्सटेंशिया मतलब ट्रायल्स टू प्रोसीड इवन इफ अक्यूज्ड इज नॉट फिजिकली
प्रेजेंट, अगर आप वहां पे हो नहीं तभी भी आपकी ट्रायल कंटिन्यू हो सकती है। अब ये क्यों जरूरी है, अगर हम टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाए तभी भी उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही है, तो ट्रायल इन एब्सेंटिया इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब डिक्लाइन इन टेररिज्म और फोकस ऑन सिटीजन राइट्स हुआ है जम्मू कश्मीर में, और कुछ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है ताकि हम और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए इन पॉलिसीज को। अब कल हमने देखा था राजीव कुमार जो एक्स सीईसी है, उनके लीविंग स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए हैं। अब हम देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार जो कि इनकमिंग सीईसी है, उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके सामने कौन से चैलेंजेस है और वो उनको कैसे टैकल करना प्लान करते हैं और कैसे टैकल करना चाहिए। देखिए, अपोजिशन पार्टीज के साथ टेंस रिलेशन रही है इलेक्शन कमीशन की, अक्यूजेशंस होते रहते हैं इलेक्शन कमीशन पे बायस्ड होने के, तो कुमार इन कॉन्फिडेंस मेजर्स रिस्टोर करने पे मेन फोकस करेंगे। अब इंडिया के पास 1 बिलियन वोटर्स होंगे तो वोटर टर्नआउट भी इंक्रीज होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा इलेक्शंस का, और मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे वोटर पार्टिसिपेशन प्रमोट हो सके। अब कौन से ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जो अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बिफोर वोटिंग, ये हम नहीं कर पाते हैं, टोटलाइजर मशीन्स नहीं है, रिमोट वोटिंग नहीं है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, वोटिंग नहीं है एनआरआईज के लिए, रिड्यूसिंग कैश डोनेशन बहुत होते हैं पॉलिटिक्स में, एंड ये रिफॉर्म्स इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए करना चाहिए। अब और भी इनके सामने चैलेंजेस है, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, ये बिल्स पार्लियामेंट में पेंडिंग है, पर जब ये पास होंगे तो फर्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन 2034 में होगा, तो ईवीएम प्रोडक्शन स्टोरेज लॉजिस्टिक बहुत बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के पास सामने होगा जो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे वॉयलेटिंग ऑफ एमसीसी, रूलिंग पार्टीज को अक्यूज किया जाता है कि उन्होंने एमसीसी का वॉयलेशन किया है, पर इसको लिमिट करना जरूरी है। EC has been criticized for not taking strong action. CEC must ensure MCC is applied, मतलब मॉडल कोड अच्छे से अप्लाइड होना चाहिए, ये भी इनके सामने एक चैलेंज है। ये सारे चैलेंजेस इनकमिंग इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है, और हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के विषय में ये न्यूज है, इसको देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट न्यूज हम देख रहे हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन अपॉइंट करता है इन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किनकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। मोस्टली ट्रेडिशनली सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के वजह से सेंटर ने एक एक्ट लाया था, जिस एक्ट में बताया गया था कि कैसे सिलेक्ट होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके लिए पहले तो एक सर्च कमेटी होगी जिसके हेड लॉ मिनिस्टर होंगे, और वो 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसपे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, वो फाइनल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। अब सेक्शन 8 इन सिलेक्शन कमेटी को अलाउ करता है कि शॉर्टलिस्टेड जो 5 कैंडिडेट्स है उनके अलावा भी किसी और को कंसिडर करना हो तो ये कंसिडर कर सकते हैं। अब ज्ञानेश कुमार जिनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है, इनकी सिलेक्शन कमेटी में के कौन कौन पार्ट है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। इन सब ने मिलके इनको अपॉइंट करने का डिसाइड किया है। अब राहुल गांधी ने इस अपॉइंटमेंट को डिसेंड किया था, कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने तक रुक जाते हैं, पर फिर भी इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म किया गया प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन द्वारा। अब एलिजिबिलिटी क्या है इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए? पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उन्होंने हेल्ड की होनी चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्शन मैनेजमेंट में, ये उनकी एलिजिबिलिटी है। इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता और इनका टोटल टेनर है वो 6 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है प्रोसेस में? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए जो कि सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने एम किया था कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल है अपॉइंटमेंट में उसको रिड्यूस कर सके, पर एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने एक्ट लाया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना शामिल करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर को ये जगह दी गई, जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रोल मिला। अब इससे कंट्रोवर्सी राइज हुई। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस कम होती है जब सीजीआई इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होते हैं। एडीआर ने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और की लीगल इशू है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो बताया था उसके खिलाफ कुछ किया, ऐसा लेजिस्लेशन वो ला सकते हैं क्या। अब इसकी शेड्यूल्ड हियरिंग है 19 फरवरी 2025 से, ठीक है। और जो भी रूलिंग आएगी उसके रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब अभी जिनको अपॉइंट कर दिया है उनको भी निकाला जा सकता है अगर रूलिंग अगेंस्ट में आ गई तो। अनरिजॉल्व रही है ये कंट्रोवर्सी, और अब अपकमिंग डिसीजन पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड और उनका लिव इन का लॉ, जिसमें उन्होंने कहा है कि लिव इन को रजिस्टर करना मोस्ट जरूरी है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जिसमें उन्होंने कहा कि वी नीड टू लीगलाइज लिव इन रिलेशनशिप्स। अब कुछ कपल्स का कहना है कि हमारी प्राइवेसी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, पर अब हम देखते हैं कि यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या रिलेशन है। उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये फर्स्ट ऐसा लॉ है जो एक्सप्लिसिटली रेगुलेट करता है लिव इन रिलेशनशिप्स को। कोई एम्पिरिकल स्टडी इन्होंने की नहीं है और कोई अवेलेबल भी नहीं है जो फॉर्म्स चैलेंजेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया के बारे में बात करती हो। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग मोस्टली क्या हुआ, एनेक्डोटल एक आध दो किस्से होते हैं उस पर ही बेस्ड होती है। मीडिया जो आइडियाज बताती है या आइसोलेटेड क्रिमिनल केसेस जो हो जाते हैं उन पे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाती है। अब जुडिशरी में ये जो लिव इन का इशू है ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से डिबेट में चल रहा है। बात यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारे सारे लॉज वुमेन को एज अ वाइफ डिफाइन करते हैं। वाइफ अगर बोलते हैं तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ये लॉ अप्लाई हो सकता है, पर अगर यू डोंट हैव एनी मैरिटल रिलेशन तो फिर लॉ में प्रोटेक्शन कैसे देंगे। तो मलिमत कमेटी ने कहा है कि वाइफ का जो डेफिनेशन है उसको ही एक्सपांड किया जाए और सारे लिव इन पार्टनर्स को उसमें ले पाए। अब अलग अलग टाइप के लिव इन कौन से होते हैं, ट्रायल मैरिज, अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मैरिज, डिवोर्स्ड या विडोड लोगों के लिए कंपेनियनशिप, और कोहैबिटेशन ऑफ मैरिड इंडिविजुअल्स। ये यूसीसी अलग अलग अकाउंट्स को नहीं कंसिडर करता है, इन वेरिएशन को नहीं कंसिडर करता। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन दो केसेस का हुआ है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा एंड वेलुसामी वर्सेस डी अटचियामल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ये दो केसेस में लीगल राइट्स ऑफ पार्टनर्स रिस्ट्रिक्ट हुआ है काफी, और लिव इन रिलेशनशिप्स पे भी डिस्कस किया इन दो केसेस में। तो अगर आपको जीएस2 में क्वेश्चन आएगा तो यू कैन मोस्टली मेंशन दीस टू केसेस। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लोग रजिस्ट्रेशन मैंडेट करते हैं लिव इन का, ये एक्चुअली एक रेगुलेटरी इंट्रूसिव मैकेनिज्म क्रिएट करता है जिसमें पर्सनल चॉइस इंडिविजुअल्स की वैल्यू नहीं करती। ऑलमोस्ट लिव इन को मैरिज की तरह ही कहा जा रहा है, सभी इशू उसमें है, मतलब सभी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सारी चीजें हैं। तो फिर ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनको चेक करना था कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएगा। और बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग प्रोटेक्शन मोरल पॉलिसी नहीं करेगा। अगर आप जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को रजिस्टर करा रहे हो कि यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, दे विल मोस्ट प्रोबब्ली मोरल पॉलिसी। लीगल और सोशल रिस्क भी होंगे क्योंकि सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स जैसे कि सेम सेक्स मैरिज है या ऑलरेडी मैरिड पार्टनर्स है उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा। तो एक थॉटफुल लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। करंट अप्रोच सबको कंसिडर नहीं करता है। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, ऐसे अप्रोच की जरूरत है जिसमें इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ सोसाइटी का भी बैलेंस होकर चले। अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का वही प्रॉब्लम है, प्राइवेसी इन्वेजन, गॉसिप हो सकती है, डिफिकल्टीज ऑफ इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल्स, इनको मैरिज ही अलाउड नहीं है, इनको लिविंग कौन अलाउ करेगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डिस्ट्रेस टू कपल्स और स्टेट का इंटरफेरेंस इन पर्सनल चॉइसेस। बट फिर भी क्यों होना चाहिए मैंडेटरी, कोर्ट का ये ओपिनियन है।
कोई वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हो नहीं रही है एक्चुअली, सिर्फ जाके रजिस्टर ही तो करना है। पब्लिक नेचर ऑफ लिव इन, लिव इन भी तो एक पब्लिक रिलेशनशिप है, आप सोसाइटी में रहते हैं तो उसको रजिस्टर करने में क्या प्रॉब्लम है। स्टेट्स अथॉरिटी, स्टेट को अथॉरिटी है कि जो भी चीजें हो रही है सोसाइटी में, जैसे कि मैरिज हो रहा है या एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, उसको स्टेट रेगुलेट करती है, तो इस रिलेशनशिप को भी स्टेट रेगुलेट कर सकती है। अभी तक कोई लॉ नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप को प्रिवेंट करता है। मतलब आपको करना है तो आप करिए, बस एक बार मेंशन कर दीजिए, एक बार बता दीजिए। तो अब इसकी फर्दर हियरिंग होगी अप्रैल 1 को। दिस इज अ ग्रोइंग केस विच विल बी हर्ड लेटर ऑन इन द न्यूज़पेपर एंड वी विल सी इट एज एंड व्हेन इट कम्स। अब बायएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इंडिया की आने वाली है। ये बायएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इज अबाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि इंडिया ने कितना एमिशन कंट्रोल किया है, कितना टारगेट अचीव कर लिया है। ये पेरिस 2015 एग्रीमेंट के तहत ये रिपोर्ट पब्लिश होगी। इंडिया ने पहले भी नेशनल कम्युनिकेशन और बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट पब्लिश किया है, बट बीटीआर इंडिपेंडेंटली रिव्यू होगी जो कि बताएगा कि सच में इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है नहीं है। अब इंडिया ने उसकी डेडलाइन जो थी दिसंबर 2025 की, वो मिस की है। अब ये फाइनल स्टेजेस में है प्रिपरेशन की रिपोर्ट। डेटा अप टू 2022 रहेगा। ओके, और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तब हम उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और सारे उसके डेटाज एंड फैक्ट्स लर्न करेंगे। अब इंडिया और कतर की बात चल रही है टाइज को एलिवेट करने की, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक इंडिया और कतार का रिलेशन अब आ चुका है। इंडिया और कतार के बीच में ट्रेड 14 बिलियन है और कतार ने प्रॉमिस किया कि हम 10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात चल रही है। और इन्वेस्ट किस में करेंगे, ऐसे हाई टेक सेक्टर्स में, जैसे एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एनर्जी पार्टनरशिप भी करेंगे। लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतार इंडिया को देता है, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। और इन्होंने सिक्योरिटी कॉपरेशन की भी बात की है, टेररिज्म को कंडेम किया इंडिया और कतार रिलेशंस। और इंडिया के जो नेवी ऑफिसर्स हैं जो कतार में अरेस्ट हो गए थे, उनको भी कतार गवर्नमेंट ने रिलीव कर दिया है। सो दैट इज इट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इजराइल पैलेस्टाइन की क्राइसिस को भी डिस्कस किया गया है। अब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में मेजर आर्गुमेंट्स क्या है। एक्चुअली टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ था, इट वाज अ वेकअप कॉल। बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था और बहुत ज्यादा उससे नुकसान हुआ था। ऑलमोस्ट 17,000 लोग मरे, 17,000 लोग डेड हो गए थे उस अर्थक्वेक में। अब इंडिया को भी अर्थक्वेक से बहुत धोखा है क्योंकि इंडिया हिमालयन फॉल्ट लाइन पे लाई करता है। यानी ये जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो ये फॉल्ट लाइन बनी और यहाँ पर हिमालय का जन्म हुआ। एक्चुअली ये फॉल्ट लाइन है जो कि सेस्मिकली बहुत एक्टिव है, कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक ये जाती है। और यहाँ पे एक बिल्टअप प्रेशर है जो मैसिव अर्थक्वेक आने के चांसेस को बढ़ा देता है। रिसेंट अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं, जैसे कि 7.1 का आया था तिब्बत में, नेपाल में और नॉर्थ इंडिया में भी फील होते रहते हैं। दिल्ली और बिहार में भी ट्रेमोर्स फील हुआ 17 फरवरी को 2025 में। पर अब इंडिया को इतना टेंशन क्यों आता है, क्योंकि हम लोग इतना प्रिपेयर्ड नहीं है अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक को प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल है, हम क्या ही कर लेंगे ना, कैसे प्रिवेंट करेंगे, बट हम प्रिपेयर्ड तो रह सकते हैं। तो देयर इज नीड ऑफ अर्जेंट प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट। अर्थक्वेक रेजिलियंट बिल्डिंग्स बनाना जरूरी है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स में इतना ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, हाई रिस्क जोन्स के लिए कोई स्पेशल फोकस नहीं है। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड बियॉन्ड एड्रेस टू करंट कोड्स। इन करंट कोड्स को अपडेट करके ऑल मेजर्स और मेजर्स लेना जरूरी है। की मेजर्स क्या ले सकते हैं, जो अभी जो प्रोजेक्ट्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं वीक सेस्मिक जोन में, उनको फिर से रीडिजाइन किया जा सकता है। सेस्मिक जोनेशन मैप्स को अपडेट किया जा सकता है। हाई रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि हाइडल प्रोजेक्ट्स है, न्यूक्लियर प्लांट्स है, इनको फिर से असेस करके उनका अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस चेक किया जा सकता है। सेस्मिक बिल्डिंग इंश्योरेंस ला सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट फॉर रेस्क्यू, शेल्टरिंग एंड रिहैबिलिटेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन के लिए। और ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ
कोलैबोरेट कर सकते हैं बेटर प्रिपेयर्डनेस के लिए। अब प्रिपेयर्डनेस ओवर प्रिडिक्शन, ऑफ कोर्स सभी को पता है कि हम अर्थक्वेक को ना प्रिवेंट कर सकते हैं ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हमें प्रिपेयर्ड रहना, तैयार रहना ही हमारे पास ओनली ऑप्शन है और वो हमें अच्छे से करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया की प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट डिक्रीज हो रही है। देखो, टोटल एनरोलमेंट डिक्लाइंड बाय 9.45%, ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन हुए है टोटल एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल्स में। मतलब क्या बात हो रही है, ये इंडिया इज एजिंग। जब हम स्कूल में जाते थे तो ऑलमोस्ट 60 बच्चे होते थे हमारे क्लास में, पूरा क्लास फुल होता था। पर आज ये 60 बच्चे स्कूल में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंडिया ओल्ड हो रही है, इतने बच्चे बचे ही नहीं है कि उन्हें हम स्कूल ले जाए। ये ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, एक्चुअली ये एक डेमोग्राफिक चेंज है जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। 6 से 17 की एज ग्रुप की पॉपुलेशन 6% से डिक्लाइन हुई है पिछले 10 सालों में। फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है और एनरोलमेंट भी डिक्लाइन हुआ है। अब डर क्या है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब जब स्कूल में बच्चे जाना कम होंगे तो वर्कफोर्स में बच्चे आना भी कम होंगे एंड इंडिया विल स्टार्ट एजिंग। और जो कि कहा था पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा 2045 तक, एक्चुअली वो जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉप कर रहा है इंडिया का। एंड मे बी वी विल बिकम ओल्ड बिफोर वी बिकम रिच, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डर है, वो कहीं सच ना हो जाए। ये डिक्लाइनिंग यूथ पॉपुलेशन शो करता है, जो स्कूल्स में अब एनरोलमेंट कम हुई है, धीरे धीरे वर्कफोर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा और 10 साल में वर्कफोर्स में भी लोग नहीं आएंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन श्रिंक होगी और इकोनॉमिक गेन्स के बगैर बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब 2021 का सेंसस जल्द से जल्द करवाना जरूरी है ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन जान सके। ऑलरेडी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो रहा हो सकता है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। इट इज अ फंडामेंटल डेमोग्राफिक शिफ्ट कि स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हो रही है, हमको क्विकली एक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। और जितना भी फोकस हो सके हम एजुकेशन, स्किल्स और वर्कफोर्स पे करना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और गुड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके जो अभी वर्कफोर्स का पार्ट है। So that's it for today's news. That's it for today's current affair analysis. I hope it was useful to you और आप आपके feedbacks comments में बता सकते हैं. And thank you so much. Thank you for watching this and thank you for your valuable time. See you next time. Bye bye.